हेलो एवरीवन, दिस इज अमित सिंह और इस सीरीज का ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं करूंगा, सीधा हम जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट जो आई थिंक फैक्ट पढ़ा था वो मालिनी रिवर के बाद ये पढ़ा था कि गढ़वाल में बुद्धिज्म का स्प्रेड किन कास्ट के टाइम पे हुआ था, तो उसका आंसर था खस। नाउ अब हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे कि एंट्री गेट ऑफ गढ़वाल किसे बोलते हैं। तो एंट्री गेट ऑफ गढ़वाल कौन सा है? कोटद्वार। तो आपको ध्यान रखना है, एंट्री गेट ऑफ गढ़वाल इज कोटद्वार। एंट्री गेट ऑफ गढ़वाल इज कोटद्वार। अगेन से विद मी, एंट्री गेट ऑफ गढ़वाल इज कोटद्वार। नाउ अब देखो, एंशियंट टाइम में कुमाऊं को क्या कहा जाता था? एंशियंट टाइम मतलब ये उसकी बात कर रहे हैं, ये स्कंद पुराण में ये वर्ड यूज किया गया है। किसमें? स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण में कुमाऊं को कहा गया है मानस खंड। स्कंद पुराण में कुमाऊं को कहा गया है मानस खंड। स्कंद पुराण में क्या बोला है कुमाऊं को? मानस खंड। नाउ अब हम आते हैं कि आफ्टर एंशियंट टाइम्स जो कुमाऊं के लिए डिफरेंट डिफरेंट नेम्स यूज किए गए हैं, वो नेम क्या क्या हैं? एक नेम है कुर्माप्रस्थ, एक नेम है कुर्माप्रस्थ, एक नेम है कुर्मागिरी, फिर दूसरा नेम है कुर्माचल, तीसरा नेम है कुमाऊंगढ़। तो देखो, पहले तो मानसखंड में कुमाऊं को कहा गया है मानसखंड। कुमाऊं को कहा गया है मानसखंड आपका स्कंद पुराण में। फिर उसके बाद एंशियंट टाइम्स में ही और डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम से कुमाऊं को पुकारा जाता है। तो उसमें से कुछ नेम है, कुर्माप्रस्थ है, कुर्मागिरी है, कुर्मांचल है, कुमाऊंगढ़ है। तो देखो, सबसे ज्यादा मेंशन कहाँ पर है कुमाऊं का? तो वो आपको ध्यान रखना है, वो स्कंद पुराण में ही है। स्कंद पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें कुमाऊं का सबसे ज्यादा मेंशन है। अब देखो, जाखन देवी टेम्पल, सबसे पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि जाखन देवी टेम्पल ये कहां पर है? जाखन देवी टेम्पल, जाखन देवी टेम्पल इज इन अल्मोड़ा। जाखन देवी टेम्पल कहां पर है? अल्मोड़ा में। जाखन देवी टेम्पल कहां पर है? अल्मोड़ा में। और ये जाखन देवी का जो टेम्पल है ये किसकी एग्जिस्टेंस को कंफर्म करते हैं? तो जाखन देवी का जो टेम्पल है अल्मोड़ा में, वो एग्जिस्टेंस कंफर्म करता है यक्षास की। तो ध्यान रखना है आपको, जाखन देवी टेम्पल विच इज इन अल्मोड़ा, इससे हमें कंफर्म होता है कि यहाँ पे यक्ष एक टाइम पर थे। तो जाखन देवी टेम्पल कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। और इससे हमें यक्षों की पुष्टि होती है कि यक्ष यहाँ पर कभी थे टाइम पर, ठीक है। अब देखो, कुमाऊं में बहुत सारे नाग मंदिर होते हैं, नागा टेम्पल्स, ठीक है, कुमाऊं में। तो इनसे ऑब्वियसली कंफर्म होगा कि किसका एग्जिस्टेंस था यहाँ पे? नागास का अपना एग्जिस्टेंस था हिस्टोरिकली, ठीक है। अब हम आते हैं मोस्ट फेमस नाग टेम्पल, जिसका नाम है बी नाग, या इसको बोलते हैं बेनी नाग भी। तो सबसे फेमस टेम्पल कौन सा है? बी नाग या बेनी नाग। तो सबसे फेमस टेम्पल कौन सा है? बी नाग या बेनी नाग। ये कहां पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज इन पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ कहां पर पड़ता है? कुमाऊं मंडल में पड़ता है। तो दैट्स वाई फेमस जितने भी आपके नाग टेम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे तो वो कुमाऊं वाले ही पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो बी नाग या बेनी नाग जिसको हम बोलते हैं टेम्पल को, वो कहां पर है? वो है पिथौरागढ़ में, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं अल्मोड़ा टाइप कॉइन्स। देखो, ये टाइप कॉइन्स की जब भी बात करेगा तो ये बात करते हैं कुनिंदा वाले एम्पायर की। तो ये वहां के रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो उनके कॉइन्स को डिफरेंट डिफरेंट उसमें बांटा गया है। तो उसकी वजह से ये बोल रहे हैं। तो अल्मोड़ा टाइप कॉइन्स जो है वो कतियूर वैली से मिले हैं। और कितने कॉइन्स हमें मिले हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, 54 अल्मोड़ा टाइप कॉइन्स जो कुनिंदा से रिलेटेड है। हिस्टोरिकली फर्स्ट डायनेस्टी थी ये उत्तराखंड की, मतलब फर्स्ट ऐसा डायनेस्टी हम कह सकते हैं उत्तराखंड की इसको, मतलब फर्स्ट पावर टू रूल उत्तराखंड बेसिकली बस कुनिंदास। तो कुनिंदास के जो कॉइन्स मिले हैं उनमें अल्मोड़ा टाइप कॉइन्स एक कैटेगरी है जो हमें मिले हैं कतियूर वैली से। और ये कितने नंबर ऑफ कॉइन्स मिले हैं? 54। तो कुनिंदा कॉइन, सॉरी, अल्मोड़ा टाइप कॉइन्स आर रिलेटेड टू कुनिंदा डायनेस्टी and they are found in Kathiuri Valley and the number of coins we found is 54. Done. Now let's come to, देखो, अल्मोड़ा टाइप जो कॉइन है इसमें किन किन जो रूलर्स हैं उनके नाम हमें देखने को मिले हैं कुनिंदास के। तो उसमें एक रूलर है आसेक, एक रूलर है गौमित्रा, एक रूलर है हरदत्त और एक रूलर है शिवदत्त। देखो, यहां से एमसीक्यू एक आराम से फ्रेम किया जा सकता है। चार तो ये है, किसी और को हटा के किसी और का नाम ऐड किया जा सकता है कि किनके इसमें कॉइन्स नहीं मिले हैं, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है, कीवर्ड एसोसिएशन ध्यान रखना है कि आसेक, गौमित्रा, हरदत्त, शिवदत्त, अगर ये वर्ड आपको कहीं भी दिखाई दें इसका मतलब इनका रिलेशन है कुनिंदा टाइप कॉइन से और कुनिंदा रूलर्स रहे हैं ये, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। वेट अ सेकेंड,
गिव मी जस्ट 20 सेकेंड्स। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम। 257 बीसी में देहरादून के एक कालसी नामक जगह है, मैं यहीं पे इसी के आसपास रहता हूँ, कालसी वाली जगह पे। तो 257 बीसी जो है, फिर से ध्यान रखना है, 257 बीसी मतलब जो जीसस क्राइस्ट है उसके जन्म से, उनके जन्म से 257 बीसी पहले का टाइम में देहरादून के कालसी से एक अशोक के टाइम का, यानी कि अशोक किस डायनेस्टी के राजा थे, मौर्य के थे, तो मौर्य पीरियड का एक रॉक एडिक्ट मिला है, मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शिलालेख। तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है इसमें, अशोक का रॉक एडिक्ट कहां से मिला है, तो आपको ध्यान रखना है कालसी से। या फिर वो पूछे किस डिस्ट्रिक्ट से मिला है, तो आपको ध्यान रखना है देहरादून से। ठीक है, और बोलेंगे किस टाइम पीरियड का वो रिलेटेड है, तो वो है आपको ध्यान रखना है 257 बीसी से। अब ऑब्वियसली जो मौर्य की जो लैंग्वेज थी वही यहाँ पे यूज होगी, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज इसमें यूज हुई है वो है प्राकृत, और जो स्क्रिप्ट है इसकी है ब्राह्मी। तो देखो कितने सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। एक मेजर रॉक एडिक्ट, देखो 14 है आई थिंक मेजर रॉक एडिक्ट अशोक के, जिनमें से, सॉरी, रॉक एडिक्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन माइनर और मेजर में कैटेगराइज हैं। तो उसमें नॉर्थ में आई थिंक ये जो वन ऑफ द फेमस रॉक एडिक्ट है जो कालसी में है। ठीक है, कालसी कहाँ पर है, देखो जगह का नाम ध्यान रखना है, कालसी में एक रॉक एडिक्ट है, और कालसी पड़ता है देहरादून में। और ये जो रॉक एडिक्ट है ये 257 बीसी का है, और ये मौर्य पीरियड का है, अशोक अशोक से रिलेटेड है, अशोक के टाइम का है। और ये मेजर वाले रॉक एडिक्ट्स की कैटेगरी में आता है, अशोक के मेजर वाले में कैटेगरी में आता है। और इसकी लैंग्वेज कौन सी है, प्राकृत है, और इसकी स्क्रिप्ट कौन सी है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। तो आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट 257 बीसी, कालसी, देहरादून, अशोक, मौर्य, मेजर रॉक एडिक्ट। डन। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। एक स्टोन इंस्क्रिप्शन हमें मिला है, शिलालेख जिसको हम बोलते हैं, लाखा मंडल से। वो किससे बिलोंग करता है इनमें, तो वो आपको ध्यान रखना है, ये बिलोंग करता है राजकुमारी ईश्वरा से। देखो कहानी के फॉर्म में हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो दैट्स वाई आपको कुछ कुछ चीजें अलग लग रही होंगी, बट आप एमसीक्यू को सॉल्व करने के पर्पज से बस इसको देखें और सुने, बस। ठीक है, हमारा पर्पज अभी मेंस का आंसर लिखना नहीं है। मेंस के आंसर के लिए मैं आई विल स्टार्ट अ डिफरेंट सीरीज वेयर आई विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग इन डिटेल, right? So here the focus is only to correct the MCQ. That's why some of you might be thinking that history is disconnected here. It is disconnected here, but we want to solve only MCQ using these facts. So now let's start. So stone inscription, बेसिकली स्टोन इंस्क्रिप्शन लाखा मंडल में मिला है, वो किससे रिलेटेड है, तो वो आपको ध्यान रखना है, राजकुमारी ईश्वरा से। और जो स्टोन इंस्क्रिप्शन अगर बोले ये आपका देहरादून कालसी में मिला है, वो रिलेटेड है अशोक से, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मौर्य पीरियड से। अब देखो एक त्रिशूल इंस्क्रिप्शन है, ये कहां पर मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गोपेश्वर और बाड़ाहाट से। त्रिशूल इंस्क्रिप्शन कहां से मिला है, गोपेश्वर और बाड़ाहाट से। त्रिशूल इंस्क्रिप्शन कहां से मिला है, गोपेश्वर और बाड़ाहाट से। देखो जहां जहां पे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है, वहां वहां पे मैंने हिंदी का वर्ड जरूर लिखा है, ताकि क्लैरिटी रहे, क्योंकि इतनी हिंदी तो मैं मान के चलता हूँ कि सबको ही आती होगी। इतना इंग्लिश मीडियम का तो कोई भी नहीं होगा कि जिसको बिल्कुल ही हिंदी ना पढ़ने आती हो। हाँ, ये जरूर माना जा सकता है कि हिंदी में पूरा डिटेल में सब कुछ, एक एक वर्डिंग समझ आना डिफिकल्ट है, पर जगहों के नाम तो याद करना और पढ़ना हिंदी में भी इतना चैलेंजिंग किसी के भी लिए नहीं हो सकता। अगर किसी के भी लिए है तो उसके लिए उत्तराखंड का एग्जाम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो काम ही सब हिंदी में चल रहा है। नाउ नेक्स्ट इज पांडुकेश्वर। एक कंडार है, एक चंपावत है और बैजनाथ है। यहाँ पे क्या क्या मिली है हमें, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। देखो जगह का नाम है, आपको ध्यान रखना है, पांडुकेश्वर, कंडार, चंपावत और बैजनाथ, चार ऐसी जगह है। पांडुकेश्वर, कंडार, चंपावत, बैजनाथ। पांडुकेश्वर, कंडार, चंपावत, बैजनाथ, यहां से हमें मिले हैं कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। और किस डायनेस्टी से वो रिलेटेड है, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी से। कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, या इसको हम बोल सकते हैं कत्यूरी डायनेस्टी भी हम इसको बोलते हैं, उत्तराखंड में। ठीक है, तो कौन कौन सी जगह है, देखो कौन कौन से इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, ये जरूर ध्यान रखना है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है सारा। तो मैं आपको फिर से एक बार फिर से रिवाइज करा दूं इसको यहीं से, और क्लैरिटी दे दूं। सबसे पहली बात है, जो कालसी से लेख मिला है दैट इज रिलेटेड टू मौर्य पीरियड। ठीक है, और जो ये हमें लाखा मंडल से मिला है दैट इज रिलेटेड टू राजकुमारी ईश्वरा।
त्रिशूल जो लेक है वो हमें पड़ता है गोपेश्वर और बाड़ाहाट में। फिर आपका जो नेक्स्ट लेक है, ये जो कत्यूरी डायनेस्टी से रिलेटेड हमारी कॉपर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं, उनमें फर्स्ट है पांडुकेश्वर, सेकंड है कंडार, थर्ड है चंपावत और फोर्थ है बैजनाथ। ये चार ऐसे प्लेसेस हैं जहां से हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं कत्यूरी डायनेस्टी से रिलेटेड। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। हाँ, लेट्स कम टू द नेक्स्ट फैक्ट। देखो, अब ये फैक्ट देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फर्स्ट पॉलिटिकल पावर टू रूल उत्तराखंड, इसमें डायनेस्टी नहीं बोला है, इसमें बोला है फर्स्ट पॉलिटिकल पावर। ऐसी कौन सी आप बोल सकते हो राजनीतिक शक्ति थी जिसने उत्तराखंड को रूल किया? तो आपको ध्यान रखना है वो थी कुनिंदाज। ठीक है, कुनिंदाज ने मतलब फर्स्ट पॉलिटिकल पावर हिस्टोरिकली, अभी हमारे नोटिस में यही आया है अभी तक कि फर्स्ट पॉलिटिकल पावर ऑफ उत्तराखंड वाज कुनिंदा। अब देखो कुनिंदा, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज कंफर्म दैट कुनिंदा रूल्ड अंडर मौर्यास। मतलब किस इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि कुनिंदाज जो थे वो मौर्यास के अंतर्गत ही रूल किया करते थे? तो ये कौन सा इंस्क्रिप्शन है? तो मौर्य से रिलेटेड हमारे पास एक ही इंस्क्रिप्शन है मेजर, तो वो है कालसी, जो कि मैंने आपको बताया 257 बीसी का है। कालसी में है, देहरादून में है, प्राकृति लैंग्वेज में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। गॉट इट? अब देखो, मोस्ट पावरफुल किंग कौन था? कुनिंदास का। कुनिंदास का मोस्ट पावरफुल किंग था, आपको ध्यान रखना है, दैट वाज अमोघ भूति। अमोघ भूति वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ कुनिंदास। मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ कुनिंदास वाज अमोघ भूति। अब देखो, फर्स्ट जिन्होंने रूल किया वो तो थे कुनिंदास। अब देखो, अमोघ भूति की मृत्यु हो गई थी फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास। तो उसके बाद यहाँ पे इस रीजन में किसका राज हुआ? उसके बाद आ गए यहाँ पे शाकाज, जो इंडियन हिस्ट्री में भी कनेक्ट होते हैं, है ना? तो आपको ध्यान रखना है, आफ्टर अमोघ भूति कुनिंदास के बाद किसका रूल हुआ उत्तराखंड में? तो शाकास का रूल हुआ। शक या शाकास कुछ भी कह सकते हो आप इनको, इसमें कोई प्रोनाउंसिएशन का इशू नहीं है। ठीक है, फिर सन टेम्पल है, कहां पर है? अल्मोड़ा में। तो कहां पर है? शक सन टेम्पल है अल्मोड़ा में। ये किसके डोमिनेशन को अल्मोड़ा में दिखाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, शकास के डोमिनेशन को उत्तराखंड ये अल्मोड़ा वाले एरिया में दिखाता है। अब देखो, शाकास के बाद तराई वाला जो एरिया है वहां पर किसका रूल हो गया? तो उसका रूल, उसमें रूल करने लग गए थे कुषाण्स। ये इंडियन हिस्ट्री से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब जब जब इंडिया उत्तराखंड की हिस्ट्री का हमें पता नहीं लगता, तो ऑब्वियसली उस टाइम उत्तराखंड भी जो देश में चल रही हिस्ट्री थी उसी से कनेक्टेड था। मतलब जब कुषाण इंडिया में थे तो कुषाण के अंडर आता था ये वाला एरिया भी। तो आपको ध्यान रखना है, आफ्टर देखो कैसे कैसे क्रोनोलॉजी में ध्यान रखना है। कुनिंदास थे पहले, कुनिंदास के बाद आ गए शक के बाद आ गए आपका कुषाण्स। ठीक है, और ये कुषाण्स बेसिकली तराई वाले एरिया में ही रहे हैं, हिल में नहीं आए हैं। ठीक है, फिर सेकेंड हाफ ऑफ 6th सेंचुरी में उत्तराखंड को किसने अपने अंडर कर लिया? तो ये आपको ध्यान रखना है, मौखरीज ने। मौखरियों ने उत्तराखंड को अपने अंडर कर लिया था सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी। मतलब 6, आप कह सकते हो 550 सीई के बाद, 550 सीई वाले पीरियड में और 600 550 टू 600 के बीच वाले पीरियड में मौखरीज उत्तराखंड में रूल कर रहे थे। मौखरीज के बाद उत्तराखंड को रूल किसने किया है? तो उत्तराखंड को रूल किया है मौखरीज के बाद वर्धन डायनेस्टी, जिससे हर्षवर्धन भी रिलेटेड है। तो इंडियन हिस्ट्री से ये यहाँ पे भी कनेक्ट हो रहा है। तो आपको क्रोनोलॉजी में मैं याद करा दूं थोड़ा सा। कुषाण, सॉरी, फर्स्ट वॉज कुनिंदास, फिर उसके बाद थे शकस, फिर उसके बाद कौन आए? तराई में आए कुषाण, कुषाण के बाद आए मौखरी, मौखरी के बाद आए वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, अब देखो वर्धन डायनेस्टी जब इंडिया में थी, जिसको हम हर्ष डायनेस्टी, कोई हर्ष बोलता है, कोई हर्षवर्धन बोलता है, अलग अलग नेम है, पर आपको ध्यान रखना है ये हर्षवर्धन से रिलेटेड है। नाउ, ये जो हर्षा वाला पीरियड है, जो जिसको हम वर्धन डायनेस्टी कह रहे हैं, इसमें एक चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में आए थे जिनका नाम था ह्यूनसैंग। उन्होंने उत्तराखंड को भी विजिट किया था और उत्तराखंड को उन्होंने एक नेम दिया जो नाम था पोलीहीमोपुलो। पोलीहीमोपुलो, क्या नाम दिया? देखो, हर्षा कौन से पीरियड में आए थे? पहली बात तो हर्षा के पीरियड में आए थे ह्यूनसैंग, उत्तराखंड में भी आए। उन्होंने उत्तराखंड के लिए जो वर्ड यूज किया वो किया पोलीहीमोपुलो। पोलीहीमोपुलो, ध्यान रखना है आपको, पोलीहीमोपुलो।
तो ये वर्ड यूज किया गया था। फिर हमारे कनिंगम थे, उन्होंने बोला है कि ये अलेक्जेंडर कनिंगम, तो उन्होंने बोला है कि ये जो पोलीहीमोपुलो है इसका मतलब है ब्रह्मपुर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि ह्यूनसैंग ने उत्तराखंड को क्या कहा है, तो या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा पोलीहीमोपुलो या फिर आपको मिलेगा ब्रह्मपुर। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी मिले तो आपको वो आंसर कर देना है। ठीक है, तो ह्यूनसैंग केम ड्यूरिंग हर्षा, उसने उत्तराखंड को क्या कहा है, पोलीहीमोपुलो। और इसका मतलब क्या है, कनिंगम ने इसका मीनिंग निकाला है, तो ये है ब्रह्मपुर इसका मतलब। ठीक है, फिर ह्योनसैंग ने हरिद्वार, और इस हरिद्वार को एक नाम, मतलब एक नाम दिया है हरिद्वार को भी अपनी लैंग्वेज में, मतलब, और उसका एरिया भी बताया है। तो हरिद्वार के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है मोयूलो। मोयूलो, हरिद्वार के लिए जो वर्ड किया है ह्योनसैंग ने यूज, दैट वाज मोयूलो। इसका मतलब है मयूरपुर, और इसका एरिया बताया है 20 ली, 20 ली। अब ये ली देखो, उनकी बुद्धिस्ट थे तो उनके कुछ लैंग्वेज के ये वर्ड होंगे मे बी, दैट्स वाई ये मो यू लो का मतलब मयूरपुर निकला है। ठीक है, तो ऐसे 20 ली का मतलब भी यहाँ पे कुछ और ही होगा, इसको लीटर ना समझे बिल्कुल भी। ठीक है, इट इज डिफरेंट, मतलब एरिया बताया ना, तो इस दैट्स वाई ये डिफरेंट होगा, क्योंकि एरिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो आपको ध्यान देखो क्या क्या रखना है, एक तो ये क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है उत्तराखंड में रूलर्स की। फिर देखो हर्षा के टाइम पे ये ध्यान रखना है, ह्योनसैंग उत्तराखंड आए, उत्तराखंड को उन्होंने बोला पोली ही मो पुलो, इसका मतलब है ब्रह्मपुर। ठीक है, फिर हरिद्वार, और उसका हरिद्वार का क्या नाम लिया उन्होंने, और हरिद्वार को क्या कहा, तो हरिद्वार को उन्होंने कहा मो यू लो, जिसका नाम है मयूरपुर। तो हरिद्वार को क्या नाम दिया, मयूरपुर, और उसका एरिया कितना बताया, 20 ली, 20 ली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच डायनेस्टी कंसिडर्ड फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी टू रूल उत्तराखंड। तो देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन तो ये था, कौन सा, ये वाला, और एक क्वेश्चन ये है, दोनों में डिफरेंस है। पहली ऐसी शक्ति जिसने उत्तराखंड को रूल किया, नहीं सॉरी, ये वाला क्वेश्चन जिसमें ऊपर वाला स्टार लगा, ये वाला, दिस वन। फर्स्ट पॉलिटिकल पावर टू रूल उत्तराखंड वाज कुनिंदा। अगर पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति की बात की जाए जिसने उत्तराखंड को रूल किया फर्स्ट टाइम, तो ही वाज देवर कुनिंदास। ठीक है, पर ऐसी डायनेस्टी जो लंबे टाइम, डायनेस्टी का मतलब क्या है, परिवार के परिवार, मतलब सॉरी, परिवार का कोई मेंबर लंबे टाइम तक, मतलब वो पैटर्न चल रहा है रिप्लेसमेंट वाला, कि फादर के बाद सन, वैसे वाला जो सिस्टम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं शायद आज के मॉडर्न टाइम में, अ, अभी आई थिंक मुझे वर्ड नहीं ध्यान आ रहा है, पर जैसे इसमें एक ही फैमिली रूल करती रहती है, मतलब उसके किंग्स चेंज होते रहते हैं, तो इस वे में हम डायनेस्टी को देखते हैं। तो फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी उत्तराखंड की थी कत्यूरी डायनेस्टी, आपको ध्यान रखना है, और कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं पे ये बोलेंगे कार्तिकेयपुर डायनेस्टी या बोलेंगे कत्यूरी डायनेस्टी, ये सेम ही चीज है। कार्तिकेयपुर वो एरिया की वजह से बोलते हैं, क्योंकि कार्तिकेयपुर एरिया में वो स्टैब्लिश थे, और कत्यूरी डायनेस्टी का नाम है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है कि स्क्रिप्ट, देखो लिखने में स्क्रिप्ट यूज की जाती है, तो लिखने में कत्यूरीज भी जो है वो स्क्रिप्ट को यूज करते थे, तो वो कौन सी स्क्रिप्ट को यूज करते थे, वो थी कुटिला। ध्यान रखना है आपको, देखो फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड वाज कत्यूरी डायनेस्टी, स्क्रिप्ट ऑफ द कत्यूरी डायनेस्टी वाज कुटिला। कुटिला, ध्यान रखना है, स्क्रिप्ट ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी वाज कुटिला। देखो इनिशियल 300 ईयर्स के लिए, फर्स्ट 300 ईयर्स, 300 साल तक, जो शुरू के 300 साल थे, द इनिशियल कैपिटल ऑफ कत्यूरी वाज चमोली। ध्यान रखना है, इनिशियल कैपिटल ऑफ कत्यूरीज वर चमोली, इनिशियल कैपिटल ऑफ कत्यूरीज वर चमोली। देखो चमोली के बाद जो ये कैपिटल है ये चली गई बैजनाथ, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट 300 years it was चमोली एज अ कैपिटल, आफ्टर 300 years द कैपिटल बिकेम बैजनाथ। ठीक है, तो पहले 300 साल कैपिटल थी चमोली, फिर 300 साल के बाद कैपिटल बनी बैजनाथ। और फर्स्ट किंग, फर्स्ट फैमिली का कौन था कार्तिकेयपुर डायनेस्टी में, तो आपको ध्यान रखना है बसंत देव, फाउंडर ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी कह सकते हो आप इसको, समझ आई बात। तो हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ फर्स्ट फैमिली ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी या कत्यूरी डायनेस्टी, तो ही वाज बसंत देव। रट्टा मार लो, इस क्वेश्चन का बहुत बार आ चुका है ये, और आने की पूरी प्रोबेबिलिटी भी रहती है, किसी ना किसी तीनों में से एक एग्जाम में आ जाएगा, एफआर हो या फिर लोअर पीसीएस या फिर आपका पीसीएस वाले एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा ये नहीं मिलेगा तो मतलब क्वेश्चन रिपीट भी बहुत होते हैं, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ पैटर्न को ध्यान रखें। ठीक है, सो हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ फर्स्ट फैमिली ऑफ, देखो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी में काफी सारी फैमिली ने रूल किया है, तो पहली जो फैमिली थी उसका पहला किंग था बसंत देव। ठीक है, अब देखो आफ्टर बसंत देव
बसंत देव के बाद कार्तिकेय डायनेस्टी पे आया खरपर देव। ध्यान रखना है आपको, क्रोनोलॉजी को ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा। देखो क्रोनोलॉजी क्या थी, कुनिंदाज आए, कुनिंदाज के बाद शक आए, शक के बाद कुषाण आए, कुषाण के बाद मौखरी, मौखरी के बाद वर्धन, और वर्धन के बाद उत्तराखंड में आ गई आपका कत्यूरी डायनेस्टी। अब कत्यूरी में भी बहुत सारे रूलर्स आएंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। अब कत्यूरी में कैसे कैसे रूलर्स आएंगे, फर्स्ट कौन दिख रहा है आपको, बसंत देव, ठीक है। बसंत देव के बाद आपको दिखना चाहिए यहाँ पे खरपर देव, खरपर देव। नाउ लेट्स मूव अहेड। देखो खरपर देव कौन था, पहला था बसंत देव, बसंत देव के बाद रूलर बना खरपर देव। देखो फैमिली टू रूल आफ्टर खरपर देव, खरपर देव के बाद फैमिली बदल जाती है, तो फिर आती है फैमिली कौन सी रूल में, निम्बर डायनेस्टी, निम्बर डायनेस्टी अब आती है रूल में, निम्बर डायनेस्टी। अब देखो निम्बर डायनेस्टी का एक रूलर था निम्बर देव, ध्यान रखना है। देखो क्या था, फर्स्ट किंग ऑफ फर्स्ट फैमिली वॉज बसंत देव, बसंत देव के बाद आया है खरपर देव। देखो बसंत देव इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ही इज द फाउंडर ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी, ये आपको ध्यान रखना है। बसंत देव के बाद आया है खरपर देव, खरपर देव के बाद आपका डायनेस्टी में आ गए हैं निम्बर डायनेस्टी, इसी कत्यूरी वाले में ही। तो निम्बर डायनेस्टी में निम्बर देव था जो कि किस सेक्ट को फॉलो करता था, वो था शैविज्म, मतलब शिव भक्त था वो। निम्बर देव किसका भक्त था, तो वो आपको ध्यान रखना है, शिव भक्त था। तो देखो रूलर ऑफ निम्बर डायनेस्टी जिसने उत्तराखंड को एक रूल में कंसोलिडेट किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। निम्बर डायनेस्टी का वो रूलर, मतलब देखो कत्यूरी के अंदर की बात है, ये निम्बर उसी का पार्ट है। तो निम्बर डायनेस्टी का वो रूलर जिसने उत्तराखंड को एक रूल के अंडर कंसोलिडेट किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आपको ध्यान रखना है, ईस्टगण। तो रूलर ऑफ निम्बर डायनेस्टी हु वांटेड टू मतलब जिसने एफर्ट दिखाया, थोड़ा सा जील दिखाया, वो रूलर कौन था, वो था ईस्टगण। तो रूलर ऑफ निम्बर डायनेस्टी हु वांटेड टू कंसोलिडेट उत्तराखंड अंडर वन रूल वाज ईस्टगण। अब देखो जागेश्वर एक जगह है, बहुत फेमस टेम्पल आप कह सकते हो, मतलब जैसे बहुत सारे टेम्पल्स वाली एक जगह है, कंबाइंड में बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो जागेश्वर में नव दुर्गा महिषमर्दनी एक टेम्पल बनाया है, लकुलीश एक टेम्पल बनाया है, और नटराजा टेम्पल्स का निर्माण किया है ईस्टगण ने ही। तो ईस्टगण किसका रूलर था, निम्बर डायनेस्टी का। और ईस्टगण किसके बाद आया था, निम्बर देव के बाद। ईस्टगण ने क्या किया, ईस्टगण ने जागेश्वर में नव दुर्गा महिषमर्दिनी, लकुलीश और नटराजा टेम्पल्स का निर्माण करवाया। तो रूलर जिसने नव दुर्गा महिषमर्दिनी, लकुलीश, नटराजा टेम्पल का निर्माण कराया, वो था ईस्टगण। तो रूलर जिसने जागेश्वर में नव दुर्गा महिषमर्दिनी, लकुलीश और नटराजा टेम्पल्स का निर्माण कराया, वो था ईस्टगण। अब देखो हमने पढ़ा था कि पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट इसमें थी। तो पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट which ruler has been described as 12th incarnation for the upliftment of the earth। मतलब पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट, सबसे पहली बात तो हमें ध्यान ही है कि ये किससे रिलेटेड है, तो कत्यूरी डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो पांडुकेश्वर जो कॉपर प्लेट है उसमें किसने मतलब किस रूलर को 12वां अवतार कहा गया है धरती के उद्धार के लिए, 12th इनकारनेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अर्थ। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें मेंशन्ड है ललित सुरदेव का नाम। तो पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट में 12वां अवतार किसको कहा गया है धरती के उद्धार के लिए, या 12th इनकारनेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अर्थ इज ललित सुरदेव। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू इज टेम्पल्स ऑफ बैजनाथ, बैजनाथ का मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आपको ध्यान रखना है भूदेव। बैजनाथ के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वो कराया था भूदेव। देखो फिर से, देखो थोड़े टेढ़े एमसीक्यू हैं, नाम भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो मैं अगेन आपको रिवाइज करा देता हूँ कतूरी को फिर से। फर्स्ट वाज फर्स्ट किंग ऑफ फर्स्ट फैमिली बसंतदेव, बसंतदेव के बाद आया खरपरदेव, खरपरदेव के बाद डायनेस्टी आई निम्बर डायनेस्टी, निम्बर डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर निम्बरदेव, निम्बरदेव फॉलो करता था शिव, निम्बरदेव शिव भक्त था। निम्बरदेव के बाद ऐसा रूलर जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा आप कह सकते हो, और वांटेड टू कंसोलिडेट उत्तराखंड अंडर वन रूल, ही वाज ईस्टगण। अब ईस्टगण ने ही जागेश्वर में नव दुर्गा महिषमर्दिनी, लकुलीश, नटराजा टेम्पल्स का निर्माण कराया। फिर अब हम आ गए पांडुकेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन या कॉपर प्लेट, आप कुछ भी कह लो, उसमें 12th इनकारनेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अर्थ, और या फिर आप कह सकते हो धरती के उद्धार के लिए 12वां अवतार किसे कहा गया है, तो वो है ललित सुरदेव।
टेम्पल्स ऑफ बैजनाथ किसने बनवाए? तो वो थे भूदेव। टेम्पल्स ऑफ बैजनाथ किसने बनाए? तो वो थे भूदेव। अब देखो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, कॉपर इंस्क्रिप्शन में 12वां अवतार किसे कहा गया है और मोस्ट पावरफुल कौन थे? तो दोनों का आंसर एक ही है, ललित सुरदेव। इन दोनों का आंसर। तो देखो 12वां अवतार जिसको कहा गया है वो भी ललित सुरदेव है। पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट में जिनको कहा गया है 12वां अवतार धरती के उद्धार के लिए, और मोस्ट पावरफुल एंड ब्रेव किंग ऑफ द कत्यूरी डायनेस्टी, इसीलिए उनको 12वां अवतार कहा गया है शायद, कि मोस्ट पावरफुल रूलर और ब्रेव रूलर ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी वाज ललित सुरदेव। तो ललित सुरदेव को आपको दो चीजों से कनेक्ट रखना है कि पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट में ये मेंशन्ड है और इनको 12वां अवतार कहा गया है, और ये सबसे ब्रेव और पावरफुल किंग थे कत्यूरी डायनेस्टी के। ठीक है, तो देखो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी कत्यूरी की? तो वो ध्यान रखना है संस्कृत। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज थी संस्कृत, बट स्क्रिप्ट थी कुटिला। समझे बात? देखो इनकी लैंग्वेज थी संस्कृत बट स्क्रिप्ट थी कुटिला, ध्यान रखना है, रट्टा मार लो इसका। इनकी कत्यूरीज की लैंग्वेज थी संस्कृत और स्क्रिप्ट थी कुटिला। देखो कितना सा था ये फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। मुश्किल से 8-10 फैक्ट में आपके कत्यूरी डायनेस्टी खत्म। आने को तो देखो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, पर जनरली अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो अगर मतलब मैं ये कहता हूं अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो एक आप कर लोगे, एक बहुत ही कोने से कहीं से पूछ लिया जाए तो अलग बात है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी कत्यूरीज की? तो ऑफिशियल लैंग्वेज थी कत्यूरीज की संस्कृत, और स्क्रिप्ट क्या थी उनकी? जो स्क्रिप्ट वो लिखने के लिए यूज करते थे तो स्क्रिप्ट थी कुटिला। अब देखो आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे तो वो किस डायनेस्टी के टाइम पे आए थे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कत्यूरी डायनेस्टी के टाइम पे ही आए थे। तो देखो ध्यान रखना है, आदि गुरु शंकराचार्य जो उत्तराखंड आए थे वो किस डायनेस्टी के टाइम पे आए थे? तो आपको ध्यान रखना है, ही केम ड्यूरिंग कत्यूरी रूलर्स। तो देखो आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने प्राण त्याग दिए कि कौन सी आप ईयर में कह सकते हो? तो इट वाज 1820 एडी। कहां पर? केदारनाथ में। तो ये वैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन है, पर आप उत्तराखंड से रिलेटेड है क्योंकि केदारनाथ में ये इवेंट हुआ है, दैट्स व्हाई आपको ध्यान रखना है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने प्राणों को त्याग दिया 1820 एडी में। कहां पर? केदारनाथ में। सो आदि गुरु शंकराचार्य renunciates his life in 1820 in केदारनाथ। सो रिमेंबर इट। तो नाउ फास्ट फास्ट कर ले रिवीजन। ओके, एक 30 सेकंड में करते हैं फास्ट फास्ट। तो फर्स्ट किंग फर्स्ट फैमिली बसंतदेव, बसंत आफ्टर बसंतदेव खरपरदेव, आफ्टर खरपरदेव निम्बर डायनेस्टी। Nimbadev was follower of Shaivism. After Nimbadev, ruler who tried to consolidate Uttarakhand under world rule, Istgan. And one more fact related to Istgan is he built temples Navdurga, Mahishmardani, Lakulish, Nataraja temples in Jageshwar. Then the next one is Pandukeshwar copper inscription. In that 12th incarnation for the upliftment of earth. This is referred to ललित सुरदेव, और ललित सुरदेव को ही मोस्ट पावरफुल ब्रेव किंग भी कहा गया है कत्यूरी डायनेस्टी का। और बैजनाथ में किसने टेंपल्स का निर्माण कराया है? तो आपको ध्यान रखना है भूदेव। लैंग्वेज कौन सी थी कत्यूरीज की? तो लैंग्वेज थी संस्कृत। और स्क्रिप्ट कौन सी थी? तो याद रखना है कुटिला। आदि गुरु शंकराचार्य किसके टाइम पे आए थे? तो ध्यान रखना है कत्यूरीज के। आदि गुरु शंकराचार्य ने प्राणों का त्याग किया है 1820 एडी में, और जगह कौन सी थी? केदारनाथ। अब देखो क्या हुआ है, अब मैं आपको मोटा मोटा ध्यान दिला दूं। कत्यूरीज के बाद क्या कहानी है? कत्यूरीज के बाद अलग अलग डायनेस्टी चलती हैं, गढ़वाल में अलग चलती है और कुमाऊं में अलग चलती है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कुमाऊं वाली से। कुमाऊं में डायनेस्टी आई है चंद डायनेस्टी। ठीक है, और गढ़वाल में डायनेस्टी चलेगी हमारा परमार डायनेस्टी। ठीक, अब हम आते हैं चंद डायनेस्टी पे। ठीक है, कहां पर? कुमाऊं में। तो कत्यूरी के बाद कौन आया? चंद आए। और चंद किसके अंडर स्टैब्लिश हुए? तो ये आपको ध्यान रखना है, सोमचंद। ये स्टार लगा लेना इसमें, कहीं कहीं पे ये वैसे थोर चंद भी लिखा है, अलग अलग आंसर है, तो दोनों ही नाम ध्यान रख लो, जो आएगा ऑप्शन में वो लगा देना बस। ध्यान वैसे सोमचंद ही रखो। ठीक है, इसे रहने दो, चाहे सोमचंद ही ध्यान रखो आप। जो आप कह सकते हो कत्यूरीज के बाद जो चंद डायनेस्टी आई है उसके लीडर कौन थे एस्टेब्लिशमेंट में? तो वो थे सोमचंद। तो देखो ध्यान रखना है कत्यूरीज के कौन थे, किसने किया था कत्यूरीज को एस्टैब्लिश? तो आपको मेजरली उसका नाम ध्यान रखना है रूलर का।
So he was बसंत देव, ठीक है, बसंत देव फॉर कत्यूरी, चंद डायनेस्टी के लिए सोमचंद, देखिए ठीक है। अब देखो चंद डायनेस्टी से रिलेटेड एक और फैक्ट है, किस चंद डायनेस्टी के किस रूलर ने सिल्क का प्रोडक्शन और सिल्क क्लॉथ स्टार्ट किया? तो वो थे इंद्रचंद, ध्यान रखना है आपको। तो चंद डायनेस्टी के कौन से रूलर थे जिनके टाइम पे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क स्टार्ट हुआ कुमाऊं में? तो ही वॉज इंद्रचंद। चंद डायनेस्टी के वो रूलर जिनके टाइम पे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क और सिल्क क्लॉथ स्टार्ट हुआ कुमाऊं में, तो वो थे इंद्रचंद। अब देखो कुमाऊं, ये जो आपकी चंद डायनेस्टी थी, इनकी इनिशियल कैपिटल थी चंपावत। तो इनिशियल कैपिटल ऑफ चंद वॉज चंपावत, इनिशियल कैपिटल ऑफ चंद वॉज चंपावत। तो देखो कब से थी ये? 10th सेंचुरी से 1562 तक, देखो कितने साल रही है ना। तो इनिशियल कैपिटल ऑफ चंद रूलर वॉज चंपावत। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम 1563 में, इंपॉर्टेंट है जब ये एग्जैक्टली डेट मेंशन्ड है यहाँ पे कि 1563 में चंपावत से कैपिटल शिफ्ट हुई कहां पर? अल्मोड़ा में। चंपावत से कैपिटल शिफ्ट हुई अल्मोड़ा में। सो 1563 में ये कैपिटल शिफ्ट हो गई अल्मोड़ा में। पहले थी चंपावत, फिर थी कैपिटल, फिर बनी अल्मोड़ा। और ये अल्मोड़ा में शिफ्ट करने वाले रूलर कौन थे? तो ये थे बालो कल्याण चंद। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो सिल्क की खेती, सिल्क प्रोडक्शन शुरू किया था, सिल्क क्लॉथ कुमाऊं में स्टार्ट किया था आपका इंद्रचंद ने। इनिशियल कैपिटल थी चंपावत, और चंपावत को शिफ्ट करके कैपिटल बनाई अल्मोड़ा को बालो कल्याण चंद ने 1563 में। तो 1563 में चंपावत से हटके कैपिटल बनी अल्मोड़ा, और किसने बनाई? बालो कल्याण चंद, ध्यान रखना है, बालो कल्याण चंद। अब देखो कुमाऊं ना नेपाल से लगता हुआ है, तो बार बार ना हिस्टोरिकली नेपाल के अटैक्स होते रहते हैं कुमाऊं में। गढ़वाल थोड़ा, कुमाऊं के बाद गढ़वाल पड़ता है ना, पहले तो उन्हें कुमाऊं को जीतना पड़ता था अगर गढ़वाल तक पहुंचना है, तो इसलिए गढ़वाल थोड़ा मतलब उनके अटैक से बचा रहता था। फिर भी हिस्टोरिकली एक दो बार ही ऐसा कुछ हुआ है कि ऐसा अटैक हुआ है, पर कुमाऊं में फ्रीक्वेंट थे अटैक। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अशोक चल जो रूलर थे नेपाल के, उन्होंने कुमाऊं को अटैक किया था। कब किया था? 1191 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो फर्स्ट नेपाल अटैक इन उत्तराखंड और फर्स्ट अटैक इन कुमाऊं फ्रॉम नेपाल वाज इन 1191। और ये किंग का भी नाम ध्यान रखना है कि किसके टाइम पे हुआ ये। तो अशोक चल वाज द किंग ऑफ नेपाल व्हेन कुमाऊं वाज अटैक्ड। और ये कुमाऊं क्या चला गया? नेपाल के अंडर ही चला गया था, उसमें नेपाल के कंट्रोल में चला गया था। अब ये कभी चला जाता था, कभी छूट जाता था, ऐसे ही चलता था हिस्टोरिकली। सो अशोक चल किंग थे जिन्होंने अशोक चल वाज द रूलर ऑफ नेपाल, जिन्होंने अटैक किया कुमाऊं को और अपने अंडर में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। तो वो था ईयर 1191। 1191 में अशोक चल ने कुमाऊं को अपने अंडर कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। अब देखो वो कौन सा रूलर था जिसने अशोक चल से कुमाऊं को आजाद कराया? फ्रीड कुमाऊं, द रूलर हु फ्रीड कुमाऊं। डिफीट किया जिसने अशोक चल को, रूलर जिसने डिफीट किया अशोक चल को और कुमाऊं को फ्री कराया, आजाद कराया, तो वो थे भारती चंद। ये ध्यान रखना है आपको। द रूलर जिसने कुमाऊं को फ्री कराया नेपाल के कंट्रोल से, वो थे भारती चंद। तो रूलर जिसने कुमाऊं को फ्री कराया नेपाल के कंट्रोल से, तो वो थे भारती चंद। देखो फर्स्ट फैक्ट ऊपर वाला भी ध्यान रखना है। रूलर कौन थे 1191 में जब ये आपका कुमाऊं में, और कुमाऊं में फर्स्ट अटैक हुआ और कुमाऊं को सबसे अपने अंडर ले लिया, तो वो थे रूलर अशोक चल, और ईयर था 1191। कुमाऊं को फ्री किसने कराया? तो कुमाऊं को फ्री किसने कराया? भारती चंद ने। कुमाऊं को फ्री किसने कराया? कुमाऊं को फ्री कराया भारती चंद ने। अब देखो हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं में किस चंद किंग के फुटस्टेप्स को, किस चंद, जो भी चंद किंग है उसके फुटस्टेप्स बड़े फेमस माने जाते हैं, मतलब पावड़े विशेष प्रसिद्ध हैं। मतलब बोलते हैं ना कि शुभ, इनके आने से मतलब कुछ अच्छा हुआ है, या कुछ ऐसे से फ्रेजेस यूज किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो वही ये कह रहे हैं कि इन हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं किस किंग के आने को स्पेशल माना जाता है, किसके पावड़ों को विशेष प्रसिद्ध माना जाता है कुमाऊं की हिस्ट्री में। तो वो थे भारती चंद। और ये क्यों माना जाता है ये आपको पता ही है, पिछले वाले एमसीक्यू वन लाइनर में आपने देखा, बिकॉज ही फ्रीड कुमाऊं फ्रॉम नेपाल, ठीक है। तो इन्हीं के पैरों को शुभ माना जाता है इन इन द हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं, ठीक है। अब देखो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक हुआ करते थे दिल्ली में।
जिन्होंने टाइटल दिया गरुड़ का, किसे, किस चंद किंग को दिया, तो वो आपको ध्यान रखना है ज्ञानचंद को। तो देखो ये बहुत बातचीत तो चलती रहती थी, रूलर दिल्ली में कोई और थे, भले यहाँ पे उनके ही अंडर उनको ही मतलब बॉस मान के उत्तराखंड में कुमाऊं में चंद रूलर थे। तो इस वजह से अगर अच्छे संबंध होंगे तो वो मतलब उनमें गिफ्ट्स का भी एक्सचेंज होगा, टाइटल्स का भी एक्सचेंज होगा। टाइटल एक्सचेंज का बहुत वो था मिडिवल पीरियड में, एक दूसरे को टाइटल दिया करते थे, जैसे ब्रिटिशर्स दिया करते थे नाइट कमांडर इस टाइप का। तो ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक ने टाइटल दिया गरुड़ का, किसको दिया, वो ज्ञानचंद को दिया है। तो ध्यान रखना है फिरोज शाह तुगलक ने किसने दिया, सबसे देखो एक एक तीन तीन एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इन फैक्ट्स का। सुल्तान ऑफ दिल्ली कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने टाइटल कौन सा दिया, गरुड़ का, किसे दिया, ज्ञानचंद को। तो ध्यान रखना है ज्ञानचंद को गरुड़ का टाइटल किसने दिया, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ का टाइटल किसे दिया, ज्ञानचंद को। और ज्ञानचंद को फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा टाइटल दिया, गरुड़ का। ऐसे करके ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक कॉपर प्लेट है, ये ध्यान रखना, ये मे भी कंफ्यूजिंग हो सकती है। मझेरा, मझेड़ा एक कॉपर प्लेट है, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, क्योंकि डा और रा एक ही होता है इंग्लिश के टर्म्स में, पर हिंदी में, हिंदी ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज है, दैट्स व्हाई डा और रा अलग अलग होता है, ठीक है। सो इन मंझेड़ा कॉपर प्लेट किसको मेंशन किया गया है, श्री राजा विजय ब्रह्मा, ठीक है। तो मझेड़ा जो कॉपर प्लेट है उसमें एक रूलर को मेंशन किया गया है, श्री राजा विजय ब्रह्मा। ध्यान रखना है मझेड़ा कॉपर प्लेट है, उसमें एक किंग को मेंशन किया गया है, श्री राजा विजय ब्रह्मा। तो वो किंग कौन है, तो आपको ध्यान रखना है ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद से रिलेटेड दो फैक्ट ध्यान रखने हैं, फिरोज शाह तुगलक ने उनको गरुड़ का टाइटल दिया था, और मझेड़ा जो कॉपर प्लेट है वो ज्ञानचंद से रिलेटेड है। और ये भी ध्यान रखना है, ये मझेड़ा जो कॉपर प्लेट है ये चंद डायनेस्टी से भी रिलेटेड है। तो मझेड़ा कॉपर प्लेट में इनको क्या कहा गया है, इनको क्या मेंशन किया गया है, तो श्री राजा विजय ब्रह्मा। तो श्री राजा विजय ब्रह्मा मझेड़ा कॉपर प्लेट में किसे कहा गया है, ज्ञानचंद को। अब आते हैं आगे कि चंद किंग जिस, ऐसा कौन सा चंद किंग है जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है कुमाऊं का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चंद, कौन से चंद किंग को मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है कुमाऊं का, तो आपको रट्टा मार लेना है, ही वॉज देवी चंद, ठीक है। तो चंद किंग जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है कुमाऊं का, तो वो थे देवी चंद। चंद किंग जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है कुमाऊं का, वो थे देवी चंद। चंद किंग जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है कुमाऊं का, तो वो थे देवी चंद। कंटेम्पररी कौन थे चंद किंग, जो अकबर के कंटेम्पररी थे, देखो अकबर के समकालीन कौन से चंद थे, तो वो थे रुद्रचंद। ध्यान रखना है, गढ़वाल वाले भी आएंगे तो मैं दोनों को कनेक्ट करा दूंगा, डोंट वरी। कंटेम्पररी कौन थे अकबर के, कौन से चंद किंग कंटेम्पररी थे अकबर के, मतलब अकबर के समय के थे, तो वो थे रुद्रचंद। तो कंटेम्पररी अकबर किंग वो, सॉरी कंटेम्पररी चंद रूलर हो कंटेम्पररी ऑफ अकबर, कौन सा चंद किंग कंटेम्पररी था अकबर का, तो वो थे रुद्रचंद। कौन सा चंद रूलर कंटेम्पररी था अकबर का, तो वो थे रुद्रचंद, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना है, टू इस्टेब्लिश न्यू सोशल सिस्टम इन कुमाऊं, एक बुक लिखी गई है, कौन सी बुक है, धर्म निर्णय। बुक का नाम ध्यान रख लेना, क्योंकि हर रूलर बुक नहीं लिखता है, अगर बुक यहाँ पे मेंशन्ड है तो वो इंपॉर्टेंट है। धर्म निर्णय एक बुक लिखी गई, वो किसने लिखी गई, सोशल सिस्टम बनाना था कुमाऊं में, न्यू नया सोशल सिस्टम बनाना था। धर्म निर्णय किताब लिखी किंग ने, कौन से किंग थे, रुद्रचंद। तो आपको ध्यान रखना है कुमाऊं में न्यू सोशल सिस्टम बनाने के लिए धर्म निर्णय किताब लिखी गई, और वो किस रूलर ने लिखी है, रुद्रचंद उसके राइटर हैं। तो एक किंग हमारे राइटर भी थे, ये भी ध्यान रखना है, कौन थे राइटर, रुद्रचंद। ऐसे ही आ सकता है कि इनमें से कौन से किंग ने एक किताब लिखी है, ये धर्म निर्णय किताब लिखी है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए धर्म निर्णय बुक के लेखक हैं रुद्रचंद, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मल्ला महल। मल्ला महल फोर्ट है, मल्ला महल किला बोलते हैं इसको हिंदी में, मल्ला महल फोर्ट है, ये कहां पर है, अल्मोड़ा में। और ये किसने बनाया, रुद्रचंद, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो रुद्रचंद से रिलेटेड दो दो तीन फैक्ट हैं। रुद्रचंद वॉज कंटेम्पररी टू अकबर, रुद्रचंद ने बुक लिखी धर्म निर्णय, और रुद्रचंद ने ही अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण कराया। तो आपको ध्यान रखना है रुद्रचंद से रिलेटेड तीन फैक्ट। फर्स्ट, ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ अकबर, ही रोट बुक धर्म निर्णय, ही बिल्ट मल्ला महल फोर्ट इन अल्मोड़ा, ठीक है। रुद्रचंद से रिलेटेड तीन फैक्ट्स हो गए हमारे पास। नाउ नेक्स्ट आते हैं फीमेल वॉरियर, जिसने गढ़वाली सोल्जर्स के साथ
वेट फीमेल वॉरियर्स अलॉन्ग विद गढ़वाली सोल्जर्स डिफीटेड द आर्मी ऑफ बाज बहादुर। अब देखो कहानी क्या थी कि जो बाज बहादुर थे एक चंद किंग थे, और इन्होंने शायद गढ़वाल पे अटैक किया होगा। तो गढ़वाल एक सेपरेट रूल के अंडर आता था उस टाइम। तो एक फीमेल थी जिन्होंने गढ़वाली सोल्जर, जो उस किंगडम के किंग हुआ, मतलब उस जो भी उस किंगडम गढ़वाली किंगडम के सोल्जर्स थे उनके साथ मिलके एक किंग, मतलब ऐसे समझ लो, ये है उत्तराखंड, इधर है कुमाऊं, इधर है गढ़वाल। तो यहाँ पे थे बाज बहादुर। बाज बहादुर ने अटैक किया होगा या फाइट हुई होगी गढ़वाल और कुमाऊं के बीच। तो उसमें गढ़वाली सोल्जर्स को, मतलब गढ़वाली सोल्जर्स की तरफ से एक फीमेल थी जिन्होंने ये जो बाज बहादुर चंद की जो आर्मी थी इसको हराने में हेल्प किया था। तो वो कौन थी? तीलू रौतेली। ये बहुत फेमस है, ध्यान रखना है आपको। तो फीमेल वॉरियर जिसने गढ़वाली सोल्जर्स के साथ बाज बहादुर चंद की आर्मी को हराया, तो वो थी तीलू रौतेली। अब आपको ये भी यहां से ध्यान रखना है, ऐसे कौन चंद किंग थे जो गढ़वाली आर्मी से हारे थे? तो वो थे बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद गढ़वाली मतलब गढ़वाली आर्मी से हारे थे एक युद्ध में। तो उस युद्ध में एक फेमस फीमेल थी, वो थी तीलू रौतेली। तीलू रौतेली फीमेल वॉरियर जिसने गढ़वाली सोल्जर्स के साथ बाज बहादुर की आर्मी को हराया था। तो वो बाज बहादुर ऐसे किंग हैं जो गढ़वाल से हारे थे। कुमाऊं के ऐसे किंग जो गढ़वाल से हारे थे फाइट में, वो थे बाज बहादुर चंद। ठीक है, अब हम आते हैं, चंद रूलर डिड गूट भूमिदान। अब देखो इसका एग्जैक्ट मीनिंग आई डोंट नो, बस कीवर्ड एसोसिएशन के आप लिए आप ध्यान रखो कि कौन से ऐसे चंद रूलर थे कि जिन्होंने गूट भूमिदान किया पिलग्रिमेज के लिए कैलाश मानसरोवर की। तो ये कौन थे? बाज बहादुर चंद, मतलब जो हारे थे उन्होंने किया ये गूट भूमिदान। गूट भूमिदान फॉर पिलग्रिमेज ऑफ कैलाश मानसरोवर। ये कब किया गया था ये भी आप ध्यान रख सकते हो, पर ये इंपॉर्टेंट है कि किसने किया था। गूट भूमिदान किसने किया कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए? तो वो थे बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने गूट भूमिदान किया कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। तो आपको ध्यान रखना है। देखो विलेज हेडमैन जिसको हम बोलते हैं ग्राम प्रधान, और लैंड असेसमेंट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था उत्तराखंड में? तो ये थे चंद किंग्स। सिस्टम ग्राम प्रधान का और लैंड असेसमेंट सिस्टम किसने शुरू किया? वो किया था चंद किंग्स ने। अब देखो रेवेन्यू रेट, लैंड रेवेन्यू का रेट क्या था चंद के टाइम पे? तो वो था 1/6, जो स्टैंडर्ड होता ही है। रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द चंद वॉज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ है 1/6 टैक्स लग जाएगा। ये था लैंड रेवेन्यू का रेट। तो लैंड रेवेन्यू का रेट क्या था? 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। जो भी आपका मतलब प्रोडक्शन हुआ है उसका 1/6 ये ले लिया करते थे। तो स्टेट सिंबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट सिंबल क्या था चंद किंग्स का? तो वो थी काओ। स्टेट सिंबल क्या था चंद किंग्स था? तो चंद किंग्स का स्टेट सिंबल था काओ, गाय। तो स्टेट सिंबल क्या था चंद किंग्स का? वो था गाय। स्टेट सिंबल क्या था, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक था चंद किंग्स का काओ। राजकीय प्रतीक था चंद किंग्स का काओ। अब देखो चंद और मुगल्स के रिलेशंस के बारे में हमें जानकारी किन दो सोर्सेस से मिलती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक है शाहनामा और एक है जहांगीरनामा। तो इंफॉर्मेशन अबाउट चंद एंड मुगल रिलेशनशिप is given by Shahnama and Jahangirnama. So relationship, sorry, information about the relationship of Chand and Mughals was given by Shahnama and Jahangirnama. तो जहांगीरनामा और शाहनामा ने हमें इंफॉर्मेशन दी है चंद और मुगल के रिलेशनशिप के बारे में। नाउ अब हम आते हैं कि कब चंद रूल जो है कुमाऊं में एंड हो गया। तो चंद रूल कुमाऊं में एंड हुआ है 1790 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चंद रूल कब एंड हुआ? 1790 में। और फिर से इसे किसने एंड किया? गोरखास ने, मतलब नेपाल के ही किंग्स ने इसको एंड किया। 1790 में कुमाऊं अंडर चला गया था गोरखास के। तो 1790 में चंद रूल खत्म हो गया। 1790 में चंद रूल डन। चंद रूल डन इन कुमाऊं इन 1790। और लास्ट रूलर कौन थे चंद डायनेस्टी के? तो आपको ध्यान रखना है महेंद्र चंद। ये क्वेश्चन 2 बार आया था एग्जाम में, पिछली बार 2021 में अगर 3 एग्जाम हुए थे उनमें 2 में था ये क्वेश्चन महेंद्र चंद। ये बार बार आता भी है, लास्ट रूलर फर्स्ट रूलर ये इंपॉर्टेंट होते हैं, फाउंडर और लास्ट। तो आपको ध्यान रखना है। अ, चंद रूल कब एंड हुआ? तो 1790 में एंड हुआ। किसने किया? गोरखाज ने। लास्ट रूलर कौन थे चंद डायनेस्टी के? तो वो थे महेंद्र चंद। देखो रूलर तो बहुत हुए हैं, हमें वो ध्यान रखने हैं जिन पे एमसीक्यू बनता है सिंपल। हम ना हिस्टोरियन को ही है, हमें तो एक जनरल स्टडीज का एग्जाम निकालना है सिंपल। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा एग्जाम निकलने लायक होगा। ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है 1790 में गोरखास ने चंद रूल को कुमाऊं में एंड कर दिया और लास्ट रूलर ऑफ चंद डायनेस्टी वाज महेंद्र चंद। ना अब हम आते हैं कि लाल मंडी फोर्ट, या जिसको हम बोलते हैं फोर्ट मोयरा भी। तो ये ध्यान रखना है आपको, दोनों एक ही नाम है, ये मतलब अलग अलग इंग्लिश और हिंदी वाला नाम है। लाल मंडी फोर्ट या फिर फोर्ट मोयरा, ये सिचुएटेड है अल्मोड़ा में, और इसको बनवाया किसने था? बालो कल्याण चंद ने। और बालो कल्याण चंद कौन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक एक कीवर्ड और था बालो कल्याण चंद से रिलेटेड, वो था कि उन्होंने क्या किया था? कैपिटल को शिफ्ट किया था चंद की। कहाँ किया था? अल्मोड़ा में। और उसी टाइम इन्होंने ये बनवा दिया था क्या? आपका ये फोर्ट मोयरा, या जिसको बोलते हैं हम अ, लाल मंडी किला। लाल मंडी किला अल्मोड़ा में बालो कल्याण चंद ने ही बनाया, और अल्मोड़ा में कैपिटल भी वही लेके गए थे। ठीक है। अब देखो, चंद के टाइम पे कॉइन मिंटिंग और कॉपर इंडस्ट्री का सेंटर कौन सा था? तो वो आपको ध्यान ध्यान रखना है, अल्मोड़ा। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, जहां पे रूलर रहता है उसी के आसपास चीजें होती हैं। अगर देखो क्वेश्चन ना कई बार सही करने का तरीका ये भी होता है कि अगर आप लॉजिक से चलो तो जहां पे रूलर रहेगा वहीं पे ज्यादा डेवलपमेंट करेगा, ऑब्वियसली अपने आसपास ही तो करेगा। तो अगर अल्मोड़ा उनकी कैपिटल रही है तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो भी उनके टाइम पे हुई होंगी वो अल्मोड़ा में ही होंगी। इजंट इट? ऐसे क्वेश्चन को करेक्ट किया जाता है। चाहे आप देख लो अगला, हगमरा फोर्ट भी इन्होंने बनाया। कहाँ पे बनाया? अल्मोड़ा। किसके टाइम पे बना? भीष्मचंद। तो देखो, सारी चीजें अल्मोड़ा में हो रही है क्योंकि कैपिटल ही वही है। तो आपको ध्यान रखना है सेंटर कौन सा था कॉपर मिंटिंग का और कॉपर इंडस्ट्री का चंद डायनेस्टी के टाइम पे, तो वो था अल्मोड़ा। खगमरा फोर्ट कहाँ है? अल्मोड़ा में। किसने बनवाया? भीष्मचंद। खगमरा फोर्ट कहाँ था? अल्मोड़ा में। किसने बनवाया? भीष्मचंद। अब बाणासुर का किला, जिसको हम बोलते हैं बाणासुर फोर्ट, बाणासुर का किला ये कहाँ पर है? तो आप स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखो सिर्फ, चंपावत। बाणासुर का किला कहाँ पर है? तो ये है चंपावत में। बाणासुर का किला कहाँ पर है? तो ये है चंपावत में। तो आपको ध्यान रखना है, बाणासुर का किला कहाँ पर है? चंपावत में। बाणासुर का किला कहाँ पर है? चंपावत में। तो ध्यान रखना है आपको, बाणासुर का किला कहाँ पर है? चंपावत में। तो फिर से एक फास्ट फास्ट रिवीजन ले लें चंद डायनेस्टी का और खत्म करते हैं, ठीक है। देखो, कथ्यूरीज के बाद कौन आए? चंद आए। चंद का फाउंडर कौन था जिसने स्टार्ट किया? सोमचंद। फिर सिल्क और सिल्क क्लॉथ किसने स्टार्ट किया? इंद्रचंद। फिर कैपिटल शुरू में तो थी चंपावत, कितने साल थी? 10th सेंचुरी से 1562 तक। फिर 1563 में कैपिटल को ले गए अल्मोड़ा। कौन ले गए? बालो कल्याण चंद। फिर यहीं पे मैं यहीं पे एक और एमसीक्यू बना देता हूँ, वन लाइनर, की इन्होंने फोर्ट मोयरा भी यहीं पे स्टैब्लिश किया था। किसने किया था? बालो कल्याण चंद ने। फिर अशोक चल जो नेपाल के रूलर थे, उन्होंने कुमाऊं पे अटैक किया और अंडर कर लिया अपने कुमाऊं को 1191 में। फिर 1191 के बाद कुमाऊं को फ्री कराया भारती चंद ने। फिर ऐसे ऐसे कौन से किंग हैं जिनके पैरों को शुभ माना जाता है, जिनके फुटस्टेप्स को शुभ माना जाता है कुमाऊं हिस्ट्री में? तो वो थे भारती चंद। फिरोज शाह तुगलक ने टाइटल गरुड़ किसको दिया था? वो थे ज्ञानचंद। जी से ध्यान रखो ना, जी से गरुड़, जी से ज्ञानचंद, ठीक है। तो गरुड़ का टाइटल किसे मिला था? ज्ञानचंद को। जी से गरुड़, जी से ज्ञानचंद। मझेड़ा कॉपर प्लेट में लिखा है श्री राजा विजय ब्रह्मा, ये किसके लिए लिखा है? ज्ञानचंद के लिए। फिर है चंद किंग, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है कुमाऊं का, वो है देवीचंद। अकबर के कंटेम्पररी कौन थे? रुद्रचंद। रुद्रचंद ने ही कौन सी बुक लिखी? धर्म निर्णय। मल्ला महल का निर्माण अल्मोड़ा में कराया रुद्रचंद ने। और फीमेल वॉरियर जिसने गढ़वाल की आर्मी के साथ चंद किंग को हराया, तो हारने वाले चंद किंग थे बाज बहादुर। और फीमेल जो वॉरियर थी वो थी तीलू रौतेली। फिर थी गूट भूमिदान, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दिया 1673 में, किसने? बाज बहादुर चंद ने। फिर ग्राम प्रधान और लैंड असेसमेंट का सिस्टम किसने शुरू किया? चंद किंग्स ने। लैंड रेवेन्यू सिस्टम का कितने टैक्स रेट क्या था? तो 1/6 था। स्टेट सिंबल क्या था चंद का? काओ। चंद और मुगल्स के बीच का रिलेशनशिप हमें कहां से पता लगता है? शाहनामा से और जहांगीरनामा से। तो कुमाऊं में चंद का रूल कब एंड हुआ? 1790 में। किसने एंड किया? गोरखास ने। लास्ट रूलर कौन थे? महेंद्र चंद। लाल मंडी फोर्ट कहां पर है? अल्मोड़ा में। किसने बनवाया? बालो कल्याण चंद ने। फिर नेक्स्ट है कॉपर मिंटिंग और कॉपर इंडस्ट्री कहां पे स्टैब्लिश हुई? अल्मोड़ा में। खगमारा फोर्ट कहां पे बना है? अल्मोड़ा में। खगमारा फोर्ट किसने बनवाया है? भीष्मचंद ने। बाणासुर का फोर्ट कहां पर है? चंपावत में। ऐसे याद रखते हैं, देखो इसको इतनी बार सुनो कि बिल्कुल फिट ही हो जाए दिमाग में। और एक क्लू है, देखो जितनी भी चीजें आप देख रहे होंगे, जितने भी इन्होंने फोर्ट वोर्ट बनाए हैं, सब अल्मोड़ा में बनाए हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मेजर मेजर अगर कुछ ध्यान ना आए, कभी भी चंद के टाइम पे कुछ हुआ है, कुछ बना है, तो अल्मोड़ा लगा दो, सिंपल। ये मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा है तो ऐसे करके करते हैं आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं गढ़वाल की डायनेस्टी में। मैंने आपको क्या बताया, कत्यूरी के बाद कुमाऊं एक रीजन में तो चंद आए, और यहाँ पे आए थे, गढ़वाल में आए थे आपका परमार डायनेस्टी।
अब हम परमार डायनेस्टी को देखते हैं। परमार डायनेस्टी लंबे टाइम तक रही। चंद तो आपका 1790 में ही फिनिश हो गए थे। उसके बाद गोरखास आ गए। फिर गोरखास के बाद इनको कुमाऊं के अपने अंडर ले लिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। पर चंद ये आपका जो गढ़वाल वाली डायनेस्टी है ये तो 1949 तक चली है, मतलब आजादी के बाद तक चली है, मतलब ये, ठीक है। तो फाउंडेशन किसने रखी परमार डायनेस्टी की, कहां पर रखी ये भी ध्यान रखना है, चांदपुर गढ़ी में। चांदपुर गढ़ी में परमार डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने रखी, तो आपको ध्यान रखना है कनकपाल। कनकपाल ने फाउंडेशन रखी परमार डायनेस्टी की, कहां पर रखी, चांदपुर गढ़ी में। किसने रखी, कनकपाल ने। फाउंडेशन किसने रखी परमार डायनेस्टी की, चांदपुर गढ़ी में, कनकपाल ने। फाउंडेशन किसने रखी परमार डायनेस्टी की, चांदपुर गढ़ी में, कनकपाल ने। अब देखो, ये गढ़पति क्या होता है, तो फोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जैसे कोई अपनी बिल्डिंग है और उसमें बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्री कर देना, मतलब इतनी बड़ी बाउंड्री कर देना कि उसको कोई चढ़ ना पाए, तो उसको बोलते थे किले, मतलब उसकी किलेबंदी कर देना, है ना। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे राजा, ये कह सकते हो आप, ऐसे बहुत सारे गढ़वाल उसे इसीलिए कहते हैं कि वहां पे छोटे छोटे ऐसे गढ़ हुआ करते थे, छोटे छोटे, मतलब हर एक एरिया का एक स्पेसिफिक किंग हुआ करता था। तो ऐसे छोटे छोटे किंग्स को हरा के, गढ़पतियों को हरा के, इनको बोल सकते हैं गढ़पति बोल सकते हैं क्योंकि एरिया इनका छोटा था। तो ऐसे किंग्स को हरा के एक वेल इस्टेब्लिश्ड स्टेट बनाया अजय पाल ने। तो ऐसे बहुत सारे किंग्स थे, उनको हरा के और उनके ऊपर इस्टेब्लिश हुए अजय पाल, ये आपको ध्यान रखना है। तो अजय पाल, देखो, फाउंडर तो है कनकपाल, ये आपको ध्यान रखना है, फाउंडर इज अजयपाल। पर गढ़वाल को कंसोलिडेट किया, मतलब एक ही रूल के अंडर लेके आए अजयपाल। तो आपको ध्यान रखना है, फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी वाज कनकपाल, जिन्होंने स्टैब्लिश किया चांदपुर गढ़ी में। लेकिन वेल ऑर्गेनाइज स्टेट बनाया सब गढ़पतियों को हरा के अजयपाल ने, ठीक है। इनिशियल कैपिटल कौन सी थी, तो ये स्टैब्लिश ही चांदपुर गढ़ी में हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनिशियल कैपिटल वॉज चांदपुर गढ़ी। तो इनिशियल कैपिटल वॉज चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी से कैपिटल गई श्रीनगर, और वो किसने की, अजय पाल ने ही, जिन्होंने इसको कंसोलिडेट किया था, एक रूल के अंडर लेके आए थे पूरे गढ़वाल को। तो किंग ऑफ परमार डायनेस्टी हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम चांदपुरगढ़ टू श्रीनगर वाज अजय पाल, ठीक है। अजय पाल किसके पुत्र थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, आनंद पाल टू। ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक तो आया नहीं है किसी एग्जाम में, मे बी इट कैन बी फ्रेम्ड इन वन ऑफ द एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स। तो अजय पाल वॉज द सन ऑफ आनंद पाल टू। तो ए से अजय, ए से आनंद, ठीक है। और अजय में भी एपी आता है और आनंद पाल में भी एपी आता है, ऐसे करके ध्यान रखो। और दो ए हैं, एक अजय है एक आनंद है, तो दैट्स व्हाई आनंद पाल में भी टू आ रहा है। तो ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हो आप। देखो, मैं आपको एक ना एक दो वीडियो इसलिए बनाऊंगा कि याद कैसे रखा जाता है, हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, तो इसी वजह से मैं ऐसे करके रिलेट कर रहा हूँ। दो ए तो इसलिए लास्ट में टू है, एपी यहाँ पे भी है, एपी यहाँ पे भी है। तो अजय पाल किसके सन थे, तो अजय पाल सन थे आनंद पाल टू के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परमार डायनेस्टी की कैपिटल पहले तो चांदपुर गढ़ी से कहाँ स्टैब्लिश की गई थी, देवलगढ़ में। फिर आई थी वो श्रीनगर में, मतलब ये यहाँ पे जो एमसीक्यू दिया है इसमें तो डायरेक्ट बोला है कि चांदपुर गढ़ी से श्रीनगर, पर ऐसा नहीं हुआ था। ये एक्चुअल में ये वाली लाइन आपको बता रही है कि पहले चांदपुर गढ़ी से तो कैपिटल गई देवलगढ़, जो गई 512 में, 1512 में, और फिर देवलगढ़ से गई श्रीनगर। फिर ये लंबे टाइम तक रही है श्रीनगर। और वो किसके टाइम पे हुआ है, ये अजय पाल के ही टाइम पे हुआ है, मतलब जिन्होंने कंसोलिडेट किया है कुमाऊं को, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना क्या है, ध्यान रखना ये है कि कैपिटल तो पहले तो थी चांदपुरगढ़, फिर उसके बाद गई देवलगढ़, फिर उसके बाद रही श्रीनगर। और ये बहुत लंबा टाइम ही रही है श्रीनगर फिर, शायद मुझे ध्यान है तो ये नेपाल के अटैक के टाइम तक रही है, बाकी अभी आगे आगे पता लग जाएगा। अब देखो, राज प्रसाद महल का कंस्ट्रक्शन, और वहां पे कुल देवी यानी कि क्लैन डाइटी को, जो इनकी क्लैन डाइटी थी वो थी राज राजेश्वरी, वो किसने किया, तो ये थे अजय पाल। और ये कहां पे स्टैब्लिश हुए, देवलगढ़ में। तो देखो ध्यान रखो, राज प्रसाद महल का कंस्ट्रक्शन किसने कराया, तो उसका आंसर भी होगा अजयपाल। कहां पे हुआ, देवलगढ़। और वहां पे कुलदेवी, कुलदेवी कौन है, राज राजेश्वरी, वो उनको कहां पे स्टैब्लिश किया गया, देवलगढ़ में। किसने कराया, अजयपाल ने। फिर से ध्यान रखो, राज प्रसाद महल का कंस्ट्रक्शन किसने कराया, अजयपाल ने। कहां पे कराया, देवलगढ़ में। फिर उनकी क्लैन डाइटी कौन है, मतलब कुलदेवी कौन है, तो राज राजेश्वरी है। राज राजेश्वरी को स्थापित कहां पर किया गया, तो वो हुआ देवलगढ़ में। किसने कराया, अजयपाल ने, ठीक है। अब देखो, परमार रूलर जो अकबर के कंटेम्पररी हैं वो कौन थे, सहजपाल। और कौन से रूलर थे, 42nd। तो आपको ध्यान रखना है एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, देखो मैं बताता हूं आपको कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये वाला।
देखो, अकबर के समकालीन ही पूछते हैं, क्योंकि अकबर थोड़े स्ट्रांग रूलर हुआ करते थे ना। तो चंद के तो थे समकालीन रुद्रचंद, ठीक है। और आपका परमार के जो समकालीन थे रूलर, अकबर के जो समकालीन थे वो थे सहजपाल। ध्यान रखना है आपको, किसी में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अकबर के समकालीन चंद रूलर कौन थे, तो उसका आंसर होगा रुद्रचंद। और अकबर के समकालीन जो परमार रूलर थे वो थे सहजपाल। ध्यान रखना है, परमार रूलर जो अकबर के समकालीन थे वो तो थे सहजपाल। और कुमाऊं रूलर या चंद रूलर जो अकबर के समकालीन थे वो थे रुद्रचंद। और ये सहजपाल का नंबर भी ध्यान रखो तो बेटर रहेगा कि 42nd रूलर थे वो परमार डायनेस्टी के। परमार डायनेस्टी के 42nd रूलर थे आपका कौन, सहजपाल, ठीक है। अब देखो, परमार डायनेस्टी में ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ कि एक टाइटल वो अडॉप्ट करने लगे शाह का। और ये ट्रेडिशन किसने स्टार्ट किया, तो ये थे बलभद्र शाह, जो कि कौन से थे, 43rd रूलर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आ भी चुका है, आने की संभावना फिर। तो ट्रेडिशन ऑफ टाइटल शाह, शाह के टाइटल का ट्रेडिशन परमार डायनेस्टी में किसने शुरू किया, तो वो थे बलभद्र शाह। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि क्या बलभद्र शाह से पहले किसी ने नहीं किया ऐसा, ऐसा नहीं है। शाह टाइटल इनसे पहले भी किसी ने यूज किया। तो ओनली रूलर जिसने शाह टाइटल को यूज किया बलभद्र शाह से पहले वो थे कल्याण शाह। इन्होंने ट्रेडिशन शुरू किया, मतलब इन्होंने जहां से इन्होंने टाइटल लिया उसके बाद से सारे किंग्स के साथ आपको शाह टाइटल देखने को मिलेगा। पर इससे पहले जब कल्याण शाह ने ये टाइटल अडॉप्ट किया था, उसके अगले रूलर्स ने नहीं अडॉप्ट किया। तो शाह का ट्रेडिशन तो इन्होंने शुरू किया, किसने, बलभद्र शाह ने। लेकिन शाह को लेने वाले, शाह टाइटल लेने वाले फर्स्ट रूलर थे आपका कल्याण शाह। तो ध्यान रखना है, शाह टाइटल के साथ फर्स्ट रूलर थे कल्याण शाह। बस ट्रेडिशन जो शाह का था वो शुरू किया था बलभद्र शाह ने, ठीक है। फिर देखो, एक रानी कर्णावती थी जिन्होंने क्या किया था, मुगल सोल्जर्स के नाक कटवा दिए थे, ठीक है। रानी कर्णावती थी जिन्होंने मुगल सोल्जर्स के नाक कटवा दिए थे। तो वो सोल्जर किस किंग के थे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो थे शाहजहां के। तो आपको ध्यान रखना है, शाहजहां के सोल्जर्स के नाक कटवा दिए थे, नाक नाक कटवा दिए थे रानी कर्णावती ने। तो इसलिए इन्हें उत्तराखंड में बोला जाता है नाक काटी रानी। ये भी ध्यान रखना, आप हिंदी में लिख देता हूं, नाक काटी रानी, रानी कर्णावती। तो नोज कटिंग किसने कराई थी, आपका ये मुगल रूलर जो शाहजहां थे उनके सोल्जर्स की, तो वो थी रानी कर्णावती। इनको इनका निक नेम उत्तराखंड में बोला जाता है नाक काटी रानी। तो नाक काटी रानी, ये देखो नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा भी है, रानी कर्णावती को किस नाम से पुकारा जाता है, तो उनको बोला जाता है नाक काटी रानी, मतलब जो नाक काटने वाली रानी है वो। अब इन्होंने राजपुर कैनाल, इसका भी निर्माण कराया। राजपुर कैनाल कहाँ पे है, देहरादून में। तो कर्णावती जी ने, पहली बात तो शाहजहां ही थे शायद, हाँ शाहजहां ही हैं। तो शाहजहां के सोल्जर्स के नाक कटवा दिए थे। उसके बाद उन्होंने राजपुर में एक कैनाल का भी निर्माण कराया, नहर का निर्माण कराया। राजपुर कहाँ पर है, देहरादून में। तो आपको ध्यान रखना है, राजपुर देहरादून में है। और रानी कर्णावती ने वहां पे नहर का निर्माण कराया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कि विच रूलर गेव प्रोटेक्शन टू मुगल रूलर दारा शिको सन सुलेमान शिको। क्वेश्चन यहां से भी आ चुका है। और यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि देखो, परमार रूलर थे, उन्होंने किसको शरण दी, पहली बात ध्यान रखना, शरण दी सुलेमान शिको को। और वो पुत्र किसके थे, वो थे दारा सिको के। कई बार उल्टा कर देते हैं हम कि दारा सिको सन थे और सुलेमान फादर थे, ऐसा नहीं है। सुलेमान तो थे सन, और वो किसके सन थे, दारा सिको के। और किस रूलर ने इनको शरण दी थी, तो वो थे पृथ्वीपति शाह। तो परमार किंग जिसने मुगल रूलर सुलेमान शिको को, विच रूलर गेव प्रोटेक्शन टू मुगल रूलर दारा शिको सन सुलेमान शिको, यही तो मतलब है इसका कि सुलेमान शिको जो सन थे दारा शिको के, उनको शरण या प्रोटेक्शन किस परमार रूलर ने दी, तो वो थे पृथ्वीपति शाह। तो आपको ध्यान रखना है, सुलेमान शिको को जो कि सन थे दारा शिको के, उनको प्रोटेक्शन किसने दी थी हिस्टोरिकली, तो वो थे पृथ्वीपति शाह। ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक परमार रूलर हैं जिनका टाइटल था प्राइड ब्रेकर, या बोलते हैं गर्वभंजन, ठीक है। वो कौन थे, महीपत शाह। तो परमार रूलर जिनका टाइटल था प्राइड ब्रेकर, जिनको हम बोलते हैं गर्वभंजन हिंदी में, तो इनका नाम था महीपत शाह। तो परमार रूलर जिनका टाइटल था प्राइड ब्रेकर, जिनका नाम है महीपत शाह। प्राइड ब्रेकर का मतलब गर्वभंजन, ठीक है।
मतलब सिंपली आप कह सकते हो कि जैसे बोलते हैं ना, घर तोड़ने वाले, भंजन का मतलब वही हुआ। तो परमार रूलर जिनका टाइटल था प्राइड ब्रेकर या गर्व भंजन, उनका नाम है महीपत शाह। ठीक है। फिर किस परमार रूलर के कोर्ट में नवरत्न बैठते थे, और ये नवरत्न अकबर के कोर्ट में भी हुआ करते थे। तो कौन से ऐसे रूलर हैं जिनके अकबर के कोर्ट की तरह नवरत्न बैठा करते थे कोर्ट में? तो वो थे फतेह शाह। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इन द कोर्ट ऑफ परमार रूलर इन विच, मतलब किस परमार रूलर के कोर्ट में अकबर के कोर्ट की तरह नवरत्न बैठा करते थे? तो वो थे फतेह शाह। तो फतेह शाह ऐसे परमार रूलर थे जिनके कोर्ट में अकबर के कोर्ट की तरह नवरत्न बैठा करते थे। तो परमार रूलर कौन थे जिनके अकबर के कोर्ट की तरह नवरत्न बैठा करते थे कोर्ट में? तो वो थे फतेह शाह। ठीक है। तो आई थिंक वी शुड एंड दिस क्लास, बिकॉज गला भी थक जाता है मेरा भी। बहुत सारी क्लासेस लेता हूँ, 5-6 आवर्स में ये नॉर्मल क्लासेस ही होती हैं इन माई यूनिवर्सिटी। और इस वीडियो को हम फिलहाल इतना रखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ से पार्ट लेंगे तो वो पार्ट 4 में हम ले लेंगे। सो जो मेरी वीडियो को शायद पहली बार देख रहे हैं, सेकंड बार देख रहे हैं, तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। माय नेम इज अमित सिंह। आई एम करेंटली एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी। और जो आई हैव अपीयर्ड इन 2 PCS इंटरव्यूज, वन ऑफ उत्तराखंड PCS एंड वन वाज ऑफ उत्तर प्रदेश PCS। और इसके अलावा जितने भी ये 2021 में आपके प्रीलिम्स हुए थे उत्तराखंड के, 4 हुए थे ना शायद एक साथ, तो मैंने चारों क्लियर किए थे प्रीलिम्स। मेंस मैंने एक ही दिया था PCS का, और वो मेंस भी क्लियर किया था। इंटरव्यू तक दिया मैंने PCS का, उत्तराखंड का भी, यूपी का भी। तो अब मैंने उत्तराखंड पे फोकस कंटेंट बनाना इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि उत्तराखंड में कंटेंट है ही नहीं, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए। सो दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन इंग्लिश मीडियम बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं हिंदी में कंटेंट नहीं बनाऊंगा। मैं वो कंटेंट जरूर बनाऊंगा जो कंटेंट अवेलेबल नहीं है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, चाहे वो किसी के लिए हो। मीडियम, माई मीडियम इज बोथ। मैं, मेरी स्कूलिंग हिंदी से हुई है, आई टीच इन इंग्लिश, और आई हैव स्टडीड इन इंग्लिश आल्सो इन माय कॉलेज डेज। बाय प्रोफेशन आई हैव डन, बाय एजुकेशन क्वालिफिकेशन आई हैव डन बीटेक एज वेल एज MBA। एंड बस इतना ही है अपने बारे में, अपनी क्या तारीफ करनी। बाकी हमारी टीचिंग आपको बताएगी कैसे हम पढ़ाते हैं, क्या हमें आता है, जो भी है। बाकी अगर आपको वीडियो से हल्की भी क्वालिटी मिलती हो, मतलब सॉरी हल्का सा भी कुछ वैल्यू मिलती हो, तो मैं आपको ये कहूंगा कि लाइक और कमेंट जरूर करें। और आप देखो, लाइक कमेंट में कुछ भी ऐसा ना करें थैंक यू वगैरह, वो तो चलो चलता ही रहता है। उसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई डाउट भी आता है कि ये कैसे करें, वो कैसे करें, PYQ लाएं, या इस टाइप की वीडियो आप बना सकते हो सर, मतलब ये टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो आप टॉपिक भी मेंशन कर सकते हो मतलब वीडियो में। तो ऐसे वाले कमेंट ज्यादा करोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे को भी इनपुट मिलते रहेंगे कि मतलब ऑडियंस को क्या चाहिए, तो मैं उस हिसाब से अपने कंटेंट को भी मतलब मॉडिफाई करता रहूंगा उसके अकॉर्डिंग, आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग भी। बाकी ये सीरीज तो मैं कंप्लीट करूंगा क्योंकि प्रीलिम्स निकालना है, और प्रीलिम्स में मैक्सिमम वेटेज आपका उत्तराखंड वाले सेक्शन का है विद आउट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो दैट्स व्हाई वी शुड फोकस ऑन दैट। और इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।